इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 भारतीय कला का परिचय, जिसका अध्याय चौथा है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। मतलब यहाँ पर है कि मौर्य कालीन के बाद भारतीय कला में कौन कौन से तख्त जोड़ा गया, कौन कौन से नया कला की शुरुआत की गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद। मतलब ईसा के जन्म के दूसरी शताब्दी, मतलब उनके जन्म के 200 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। मतलब 200 वर्ष पहले की शताब्दी में अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब जब अशोका साम्राज्य खत्म हुआ, ये मौर्य काल में अशोक का साम्राज्य खत्म हुआ, उसके बाद से जो उनके बेटे वगैरह थे, चाहे रिश्तेदार होंगे, जो सम्राट बने और बड़े बड़े अलग अलग हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उनमें उत्तर भारत में, अब उत्तर भारत में चले जाओ, किधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। उत्तर भारत में नेपाल, दिल्ली, हरियाणा, ये सब आएंगे, कश्मीर वगैरह, ठीक है। तो उत्तर भारत में और मध्य भारत में, उत्तर भारत और मध्य भारत में कुछ हिस्सों में शुंग, कुनव, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग में सातवाहने, इक्ष्वाकु और उसके बाद से अभीरो और वाकाटको ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। पूरब में कौन कौन? तो पूरब में चले गए शुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त शासकों ने किधर से शुरुआत किया? उत्तर से। और पश्चिम में हासिल करने वाले सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं और अभीरो, और उसके बाद से आ गए वाकाटको। तो ये लोग वहां पर अपना राज्य जमा लिए और अपने राज्य को चलाने लगे। संयोगवश यहाँ पर देखा जाए आश्चर्यजनक तरीके से ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो प्रमुख संप्रदायों, उस समय था वैष्णव धर्म और शिव धर्म, जिसको आज के जमाने में शिव धर्म बोलते हैं। शिव धर्म का भी उदय उसी जमाने में हुआ था। और भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। विषय के दृष्टि से बहुत आगे तक हमें समझ में आएगा। जैसे में उनके धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, उद्देश्य के बारे में, परंपरा के बारे में जब मालूम करेंगे तो हमें बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। मूर्ति कला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण कौन कौन से हैं? नमूने देख लीजिए। विदिशा भरहूत मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, जयापेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी ओडिशा में मिलेगा, और भज पुणे के निकट है, जिसको भुज के नाम से जानते हैं लोग, लेकिन भुज गुजरात में चला गया। ये भज इलाका है जो पुणे के निकट में है। और पावनी नागपुर के निकट, पावनी जो है नागपुर वही महाराष्ट्र में ही पड़ता है, तो नागपुर के निकट है, महाराष्ट्र में पाए गए हैं। और ये पुणे में भज है, और आगे आओगे तो पावनी, ये सब नागपुर के निकट में है, जो दोनों के दोनों महाराष्ट्र में मिलेंगे, इधर उधर नहीं, महाराष्ट्र में। अब आते हैं भरहूत का कला भी बहुत खास था। ये आप देख सकते हैं, यक्षिणी भरहूत का चित्र यहाँ पर बनाया गया है, और कितना सुंदर आकृति इसमें छापा गया है। एकदम सुंदर आकृति, एक लड़की का कोमल शरीर को कितना कटीला बनाया गया है इसमें, आप ये दृश्य के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भरहूत। तो भरहूत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घकार लंबी है। जिस तरह यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति लंबा हुआ करता था, वैसे ही भरहूत में पाई जाने वाली यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति है लंबी है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है। जब इन सारे प्रतिमाओं का आयतन देखेंगे
तो उसमें उभार कम कम दिखाए गए हैं, मतलब डिजाइनिंग है लेकिन कम कम दिखाया गया है। लेकिन रेखिकता का ध्यान, रेखाओं की ध्यान आप इसमें देख सकते हैं कितनी गहराई से बनाया गया है, और आकृतियां चित्र की सतह से ज्यादा उभरी नहीं है, और जो भी आकृति है सतह से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया गया है, छोटा छोटा ही बनाया गया है। और अख्यानंतक उभार में, और अख्यानंतक में देखा जाए इसको, तो अख्यानंकत उभार में 3 आयामों का भ्रम एक ओर झुके हुए हैं। 3 आयामों का भ्रम एक तरफ झुकाया गया है। अब कौन से भ्रम एक तरफ झुकाए गए हैं, इसमें से देख कर समझो कौन सा 3 चीज को झुका कर रखा गया है। देखो पैर को किस तरह मोड़ कर रखा गया है, हाथ को, और उसके बाद से कमर को किस तरह लचीला यहां पर बना दिया गया है। तो यहां पर बोलने का साफ मतलब यहां पर आता है कि अख्यांतक उभार में सामने जो उभार दिख रहा है 3 आयामों का भ्रम एक ओर झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है, और आख्यान में स्पष्टतः मुख्य और मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। भरहूत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाया गया है, और ऊपर का जो पेड़ वगैरह है तो उसको कम पत्तों के साथ उसको दिखाया गया है। लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, मतलब अब नया नया जनरेशन सामने आया, नया नया लोग सामने आए, तो कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा, कहानी के जो मुख्य पात्र है उसके अलावा भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगे हैं। चित्र के परिधि मतलब चित्र जो बना है दृश्य में कुछ ना कुछ परिधि में प्रकट होने लगा है। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर जब आप देखोगे तो अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई है। मतलब बहुत जगह पे आप देखोगे एक ही चित्र पर अनेकों चित्र बना दिए गए हैं। मतलब एक चित्र भीमबेटका के चित्र में देखोगे तो एक ही जगह पर बार बार चित्र बनाए गए हैं। वैसे ही चित्र की परिधि में मतलब चित्र बना दिया गया है, उस रेखाओं में भी कुछ ना कुछ उसमें बनाए गए हैं। भले डिजाइनिंग के लिए कुछ अच्छा लगने के लिए बनाया गया, लेकिन बनाया गया है। जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। कभी कभी किसी घटना को अलग अलग प्रकार चित्र में भी उसको बनाया गया है, जो आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलने वाला। मूर्तिकार थे, जो मूर्ति बनाते थे, उपलब्ध स्थान पर अधिकतम उपयोग किया गया है। जैसे में आख्यानन कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है। लेकिन कुछ मामलों में, सबके मामलों में नहीं, लेकिन कुछ मामलों में खास तौर पर बाद वाले समय में, जब समय बीता है तो उस बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप में छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। छाती से आगे हाथ को बढ़ाकर सामने प्रस्तुत किया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कला जानता था, जिसको बनाने आता था, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, मतलब एक सामूहिक स्तर, बहुत लोग मिलकर साथ काम करते थे, और उत्कीर्ण की विधि को समझना कितना जरूरी होता है, और जो हमें छापना है, बनाना है, उसको समझना कितना जरूरी होता था उस जमाने में। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था। उस जमाने में सबसे पहले का काम सतह को चिकना बनाना, यह सबसे ज्यादा जरूरी कार्य था। इसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को बनाया गया, चाहे उकेरा जाता था। जब देखो सबसे पहले सतह बना के चिकने कर लिए जाएंगे,
फिर उनकी आकृति बनाकर चिकना कर लिया जाएगा, फिर उनका सब शरीर बनाया जाएगा, सब शरीर के अंग बनाए जाएंगे, फिर चिकना किया जाएगा, तब कुछ कुछ मिलाकर बना दिया जाएगा। जैसे माला पहनाना है, धोती पहनाना है, कमरबंद पहनाना है, चूड़ी पहनाना है, कड़ा पहनाना है, मंटिका पहनाना है, बाल कैसा रखना है, वगैरह वगैरह। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्ण के कारण, अब चित्र के सतह को देखोगे एकदम छिछले मतलब बिछलने वाला आकार बनाया गया है, उसके कारण हाथों और पैरों को बाहर निकाला हुआ है। चित्र बनाकर हाथ और पैर को बाहर निकाला गया, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक पैर और एक हाथ को बाहर की तरफ निकाल दिया गया है और बाहर के तरफ से इसको डिजाइनिंग बनाकर अच्छा दिखाया गया है। जो भी आकृतिकार जो बनाया है वो एकदम क्या सोच कर बनाया, क्या कल्पना करके बनाया कि एकदम मानव शरीर जैसा ही बना दिया। शरीर ज्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है। शरीर ज्यादातर कड़ा और तना हुआ, एकदम सुडौल, एकदम सेक्सी शरीर दिखाई देता है वहां पे। और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए थे, मतलब चिपके हुए से दिखाए गए हैं। और जो भी पैर है, चाहे भुजा मतलब हाथ है, वो शरीर से चिपका हुआ ही दिखाया गया है, अलग नहीं है, चिपका हुआ ही है। किंतु आगे चलकर ऐसे दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया है। आगे का चित्र जब देखोगे तो इसी परिस्थिति, चाहे इसी के प्रस्तुति के बीच, चाहे इर्द गिर्द में संशोधन मतलब मिला दिया गया है। एक फोटो से दूसरा फोटो को जोड़ जाड़ दिया गया है। आकृतियों का उत्कीर्ण गहरा होने लगा है। आकृति का जो उत्कीर्ण है एकदम गहरा होने लगा है और आयतन बढ़ गया है। जो जगह है वो जगह को बढ़ा दिया गया है, जिससे मनुष्य तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा है। कैसा? असली जैसा होने लगा है। भरहूत बोध गया सांची स्तूप 2 और जग्यापेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। अब जग्यापेट में जाओगे तो वहां पर जो मूर्ति मिला है उसमें एक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह एक पत्थर में ही अनेकों मूर्ति बना दिए गए हैं। अब आते हैं बरहूत की आख्यान। जो भी अद्भुतियां जो वहां पर रिलीफ मतलब जो भी वहां पर चित्र बनाए गए हैं, चाहे जो भी बड़ा सा एकदम बरांडा में दिखाया गया है, उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी बनाने वाला जो शिल्पकार है, कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानी कह सकते हैं। अपनी कहानियां जो है वो अपने कला के माध्यम से हमें कह सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन समझने के लिए भी अपनी सूझबूझ होने चाहिए। एक ऐसे ही आख्यान जो है अद्भृति में सिद्धार्थ गौतम की, जिसको आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, तो सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ सिद्धार्थ का, तो उसके जब जन्म के समय में माया देवी, उनकी माता महारानी माया देवी, वो एक सपना देख रही थी कि एक बच्चा आसमान से आ रहा है और मेरे गर्भ में समा जा रहा है। और उसमें बहुत सारे हाथी घोड़े सब आवाज कर रहे हैं, मतलब एक भव्य स्वागत हो रहा है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में सोया हुआ दिखाया गया है और एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी की कोख गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया कि हाथी ऊपर से आया, उनके गर्भाशय की तरफ जाकर समा गया। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। कैसे? उनमें कथा के भौगोलिक स्थान के अनुसार, जब कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है, जैसे जैसे घटना घटी है वैसे वैसे प्रस्तुत किया गया है। जैसे रुरु जातक में बोधिसत्व
रुरु जातक में हमें समझ में आएगा कि बोधिसत्व मतलब हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपने पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। जान बचाने के लिए अपने पीठ पर ले जाते हुए हिरण एक आदमी को पीठ पर ले जाते हुए मतलब उसका दृश्य यहाँ पर बनाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है। राजा क्या कर रहा है? हिरण पे तीर छोड़ने ही वाला है। और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी, जिस आदमी की रक्षा एक हिरण ने की थी, उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपने अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। और उसी आदमी को वही हिरण बचाया था और वही आदमी राजा को इशारा कर रहा है उंगली से कि यही हिरण है, मारिए राजा जी इसको। तो इशारा करते हुए दिखाया गया है। और कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था। आदमी को जब हिरण बचाया तो हिरण को आदमी ने वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा, किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। यहाँ पर देख लो, जातक भरहूत की कथा है। यहाँ पर एक हिरण पे कोई तीर साध रहा है, तीर यहाँ से और उंगली से दिखाने वाला यहाँ पर पीछे के साइड में देखो ये उंगली से दिखा रहा है। यहाँ पर महारानी माया देवी जो है, महारानी माया देवी उनके में लगता है क्या? फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, माया देवी तो उनको सोए हुए दिखाया गया है और एक हाथी ऊपर से आकर उनके गर्भ में जाकर समा रहा है, ऐसा यहाँ पर इनको महसूस होता है जो चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि उस व्यक्ति ने वचन दिया था हिरण को कि उसकी पहचान किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है कि अगर पहचान बताओगे तो मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हें पुरस्कार दूंगा, तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है, मतलब बदल जाता है, वचन को तोड़ देता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसे जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई थी। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों-ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया है, अलग अलग प्रदेशों में स्तूप बनाए गए हैं, उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगे, उनके शैली में भी अलग अलग प्रकार के अंतर आने लगे। और ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी की सभी पुरुष, पहली और दूसरी शताब्दी की जितने भी पुरुष थे, प्रतिमाओं में केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है और जितने भी पुरुष प्रतिमा है उसमें केश को सजाया हुआ दिखाया गया है। आज के पुरुषों की बात कर लिया जाए तो केश को अलग अलग प्रकार से लोग सजाते हैं, अलग अलग प्रकार से। कोई खड़वा काट कटले है तो कोई मुर्गा काट कटले है तो कोई कैसे कटले, कोई हिप्पी, कोई तेरे नाम, फलना चिल्ला। आप हमारे थंबनेल में किसी भी फोटो को देख लेना, किसी भी चित्र को देख लेना, मेरा बाल 0.5 mm से बेसी नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा बाल मुझे पसंद नहीं है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती है, ये सारे जगह एक सा दिखाई देता है। और भरहूत में पाई गई कुछ मूर्तियां, भरहूत के गुफा में जो भी मूर्ति मिला है, आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी गई है, चाहे रखी गई है, जिसको देखी जा सकती है। वहां पर चित्र है, मूर्ति है, फोटो है, जिसको आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। बस सांची का स्तूप, चलिए यहाँ पर जानते हैं कि मूर्ति कला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप एक मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेनगी स्थल पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। जब मूर्ति कला के विकास हुआ, जब अगला चरण मतलब सांचे के बर्तन बनाए गए, सांचे के मूर्ति बनाए गए, तो स्तूप एक में जाओगे, मथुरा और आंध्र प्रदेश के
गुंटूर जिले में मथुरा और आंध्र प्रदेश, मथुरा में तो नहीं लेकिन मध्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बेनगी स्थल पर पाई जाने वाली जितनी भी मूर्ति है वो कांसे की ढाल कर बनाई गई है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। यहाँ पर बताया जा रहा है, साफ साफ बताया जा रहा है कि शैलीगत, जब ये मूर्ति कला का चरण सामने आया तो ये प्रगति की दृष्टि से एकदम सामने उल्लेखनीय था, बड़ा बड़ा दिखाई देने वाला दृश्य था और हर किसी को बताया जाता था कि ऐसे सामान बनाया जा सकता है। सांची के स्तूप 1 में ऊपर और नीचे दो प्रदक्षिणा पद है जिसको प्रदक्षिणा किया जा सकता है, इधर से उधर जाया जा सकता है घूमकर। ठीक है, इसके 4 तोरण है। तोरण क्या होता है? तोरण मतलब आने जाने का जगह। ठीक है, 4 तोरण है। यहाँ पर तोरण मतलब ये गेट, 4 तोरण है, चारों तरफ से 4 तोरण है। चलिए आगे जानते हैं। जो कि सुंदरता से सजे हुए हैं, एकदम सुंदर बनाया गया है उसको। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। जातक कथाओं को अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है और प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और जितने भी प्रतिमाएं बनाई गई है उसका संयोजन जो है बहुत अच्छे से बनाया गया है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है, मतलब अंदर से बाहर तक एकदम भरा हुआ है। और हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है और शरीर के अंग और प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई दे गई है, मतलब उसमें कोई कठोरता दिखाई नहीं दे रही है, ये समझ सकते हैं आप। और आकृतियों को गति दे दी गई है, जितने भी आकृति हैं उसमें गति देकर उसको आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। और गोल घर में हमेशा लगता है कि वो गोल गोल घूम ही रहा है। आख्यान में विस्तार आ गया है, जितने भी आख्यान है, जितने भी बन रहे हैं उसमें विस्तार आ गया है, बहुत ज्यादा बनना चालू हो गया है। और उकेरने की तकनीकें, ये सब दृश्य बनाने का, मूर्ति बनाने का, कला चित्र बनाने का जो तकनीक थी उस समय, वह भरहुत की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती है, सबसे ज्यादा चालू किस्म की प्रतीत होती है। यही स्तूप 1 है जो योजना सांची है। चारों तरफ से गेट बना हुआ है, बीच में से एक गुंबद चला जा रहा है और गुंबद किसी प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और यहीं से आने जाने का रास्ता है अंदर। और ऊपर से देखो एक रॉड लगाया गया है, हार्मिक है, छतरी है कि अंदर ठंडक पहुंचे, जिसके वजह से अंदर गर्मी ना लगे, ठंडी में ठंडी ना लगे। अब आते हैं नीचे। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में सामने बनाया जा रहा है, यह अब भी जारी है। और सांची के स्तूप 1 में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिया गया है, अलग अलग प्रकार से उसको बहुत ज्यादा विस्तार में बनाया गया है। किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। यहाँ पर महारानी जो लेटी हुई है, ऊपर से हाथी जो आ रहा है, उस चित्र को बहुत ही सरल तरीके से बनाया गया है, दिखाया गया है। और कुछ ऐतिहासिक आख्यान, जो भी ऐतिहासिक चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, क्योंकि बुद्ध कपिल वस्तु का पूरा भ्रमण किए थे। अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है, वहां पर दिखाया गया है। मथुरा में पाई गई
इस काल की प्रतिमाओं में, मथुरा में जो उस काल की प्रतिमाएं दिखाई गई है उसमें भी ऐसे ही विशेषताएं पाई जाती है। हालांकि उनके रूपाकृतिक यानी अंगों प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। कुछ क्या है? अंतर है। मथुरा, सारनाथ एवं गंधार, आप यहां पर जान लिए हैं कि कुछ उसमें प्रस्तुतिकरण में अंतर है। ठीक है, यहां पर देखो उत्कीर्ण आकृति स्तूप एक सांची में ये चित्र को बनाया गया है, उतारा गया है। अब देखते हैं मथुरा, सारनाथ, गंधार में क्या क्या हुआ था, क्या क्या वहां से मिला है। ये चित्र देखो कितना यहाँ पर सेक्सी बनाया गया है। आज के जमाने में ऐसा नहीं बनाया जा सकता, वो भी पत्थर पे काट के, इम्पॉसिबल। क्योंकि आज के मिस्त्री को चाहिए ग्राइंडर, जो ग्राइंडर से ये सब बनने वाला नहीं है। आपको अभी भी कहीं भी डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे मथुरा, सारनाथ एवं गंधार। मथुरा कहाँ है, सारनाथ कहाँ है और गंधार तो अभी पाकिस्तान में स्थित है। वो पाकिस्तान में बंटवारा के समय पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि वो पाकिस्तान के पश्चिम साइड में पड़ता है, पश्चिम के दिशा में पड़ता है। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा ये पाठ आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।